दोस्तों नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्णा। आज अपन देखते हैं ओल्ड पेपर लाइब्रेरी सीरीज का ये अपना थर्ड पार्ट है और पेपर है अपना डीएसएसबी लाइब्रेरियन 2019 का पेपर है। 2019 का पेपर है, इसको अपन को सोल्व करेंगे अच्छे से। अपन ने इसके दो पार्ट सोल्व कर लिए हैं, लगभग 60 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए हैं। आज अपन 61वें क्वेश्चन से देखेंगे और टोटल इसके अंदर 110 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन? 110, जिसके अंदर कंप्यूटर भी है और लाइब्रेरी भी है, दोनों मिक्स क्वेश्चन आए थे। लगभग 10 से क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित है इसके और 100 क्वेश्चन है वो लाइब्रेरी संबंधित है। तो अपन इसके अंदर पार्ट कर रखे अपन दो। आज अपन तीसरा पार्ट है जिसके अंदर अपन 60 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपन थे पेज नंबर 4 पर। ये है पेज नंबर 4 और क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है 61वां। जूम कर देता हूँ मैं इसको। ये जूम हो गया अपने। चलो शुरू करते हैं अपन 61वां क्वेश्चन। कब? पहला क्वेश्चन है अपने बर्न सम्मेलन 1886। बर्न का सम्मेलन हुआ था 1886 और बर्न कहाँ पर हुआ था? ये पेरिस के अंदर, जिसको अपन बर्न समझौता कहते हैं। तो यहाँ लिखने ना पेरिस। पेरिस बर्न समझौता या पेरिस समझौता भी कहते हैं और ये हुआ था 1886 के अंदर हुआ था। और ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, तो ये कॉपीराइट से संबंधित है। और कॉपीराइट को हिंदी में क्या कहते हैं अपन को? प्रतिलिपि अधिकार। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा इसका, कॉपीराइट पेरिस समझौता। इस बर्न समझौता 1883 के अंदर हुआ था। ये मेन इसका जो बना था, कहते हैं इसको स्ट्रक्चर, तो वो 1883 के अंदर बना था। कब बना था? 1883 के अंदर। लेकिन ये प्रॉपर रूप में आया था 1886 के अंदर। तो अगर 1883 भी आ जाए तो भी वो बर्न समझौता कह सकते हैं उसको, और 1886 आए तो भी उसको बर्न समझौता कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन हो जाएगा। अगले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर। निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी परक नेटवर्क कौन सा है? इसके अंदर पूछ रहा है जो पुस्तकालय अध्यक्षों का जो सहयोगी नेटवर्क है वो कौन सा है। तो अपन को इसको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अपन जो पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए तैयारी करते हैं तो पुस्तकालय अध्यक्ष का नेटवर्क कौन सा है। तो इसका अगर 4 ऑप्शन है, आपको अगर नए लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंडेक्स्ड नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया था। जब थ्योरी की क्लास बताई थी मैंने, इसके अंदर बताया गया वर्ल्ड कैट ये पूरे विश्व का है। ई शोध सिंधु ये थीसिस। और आंसर हो जाएगा इसका डी, क्वेश्चन प्लांट। आंसर क्या होगा? डी। इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो इस तरह सोल्व, चाहता मैं डी आंसर बता देता, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो इस तरह इसको सोल्व कर लेंगे, ताकि अपन को क्वेश्चन राइट होने के चांस ज़्यादा हो। अगर इन चारों में से अगर अपने 2 ही ऑप्शन काट दिए तो अपने राइट होने के चांस 50% हो जाएंगे। इसीलिए जब भी क्वेश्चन करो, थोड़ा सा डाउट है तो 4 ऑप्शन को देखो, काट कुटा के फिर करो, ताकि वो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन अपन है 63। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का ब्लॉक। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये किसका ब्लॉक है? तो सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कलकत्ता के अंदर है, उसका ब्लॉक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने इसका? डी आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन आता है 64। कलेक्शन ऑफ सेविंग इनमें से किस अनुभाग का कार्य है? तो देखो, कलेक्शन और सेविंग करना अर्जुन विभाग का कार्य क्या है? पुस्तकालय का अर्जन करना, परिसंचरण का आदान प्रदान करना, सामयिक नियंत्रण मतलब जो पत्रिकाओं संबंधित है वो देखता है सामयिक विभाग। तो अनुरक्षण विभाग का कार्य क्या है? पुस्तकों का कलेक्शन करना और उसकी सेविंग यानी उसका रख रखाव करना। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। अब इसका आप अर्जुन विभाग करोगे, अर्जुन विभाग आंसर नहीं होगा। अर्जुन विभाग का अर्थ ही है पुस्तकालय प्राप्त करना, कलेक्शन और सेविंग करना नहीं होता। थोड़ा इसका ध्यान रखना। अगर आप कलेक्शन के अंदर थोड़ा डाउट है तो सेविंग ऑप्शन से आप इसको कर सकते हो, अनुरक्षण को समझ सकते हो। आप इसका अर्जुन विभाग मत करना।
आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है अपने 65 क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य अंकल में एम किसको सूचित करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अपन बात करते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। इसके अंदर जो मैंने एसी और पीसीआई पढ़ाए थे, पूर्ववर्ती सामान्य अंकल, कॉमन आइसोलेट से नाम से अलग से वीडियो डाल रखा है। उसके अंदर जब मैंने पढ़ाए थे तो एसी और पीसीआई के अलग अलग भाग पढ़ाए थे। इनके दो भाग, इनके प्रकार बताए थे कि इसके कितने प्रकार है, एसी और पीसीआई के कितने प्रकार है। फिर मैंने इसको, बात यहाँ आती है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया वो बताता हूँ। फिर मैंने समझाने के बाद जब मैंने एक टेबल बनाई थी आपके लिए, जिसके अंदर मैंने इम्पोर्टेंट बताए थे, एम एन जो पी इनको बताया था, जिसके अंदर एम लिखाया था मैंने और एम किससे संबंधित है ये अपन को देखना है। तो ये अपने जो अवादिक पत्रिकाएं होती है, अवादिक, उनसे संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। ध्यान सकते हैं 66। अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है। अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है पूछ रहा है। तो देखो ये अफ्रीकन रिकॉर्ड है, ये न्यूज डाइजेस्ट से संबंधित है। इसको आप रट लो क्वेश्चन को, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जब मेरे ये आप पेपर पूरे देखोगे, जैसे मैंने ये लगभग 500 पेपर है, इन 5 पेपरों के अंदर आप जब आपस में एनालिसिस करोगे तो आपको हर पेपर के अंदर 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे तो रिपीट होंगे। इसीलिए आप ओल्ड पेपर सीरीज को अच्छे से पढ़ो। आप थोड़ी ज़्यादा पढ़ो, एक बार थोड़ी पढ़ लो, इसके बाद ओल्ड पेपर पढ़ो, तो मतलब आप 40% से सीधा ला सकते हो। 40% तो आप आराम से ला सकते हो, कि ओल्ड पेपर से आप 40% ला सकते हो। इसलिए ओल्ड पेपर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 67। आज की कितने कोड की है। ये ASCCI किससे कितने कोड की है। तो क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, इसको भी आप रट लेना। 256 कितने हैं, 256 से संबंधित है। फिर आता है अपने 68। अभी डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है। डेलनेट है, पहले इसका नाम था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम कर दिया डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर। क्या हो जाएगा, बी आंसर। फिर बात आती है अपने 69। निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो सीपीयू के अंदर कौन सा भाग नहीं है। तो सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भाग है, कंट्रोल यूनिट ये भी भाग है, कंट्रोल यूनिट ये भी भाग है। अगले पेज पर चलते हैं अपन। अगले पेज के अंदर इसका 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, माउस और मेमोरी। मेमोरी सीपीयू का भाग है, लेकिन माउस नहीं है। माउस अपन को एक डिवाइस है, माउस क्या है, डिवाइस है जो सीपीयू का भाग नहीं, अपना खुद का अस्तित्व अलग रखता है, इसीलिए इसको माउस को अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने दिया था। तो मांग सिद्धांत, पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत मैकोवेल ने दिया था। किसने दिया था, मांग वाला मैकोवेल। ये जो मांग सिद्धांत है, लगभग 3 मांग सिद्धांत है, रंगनाथन का, डुई का और मैकोवेल। इन तीनों को मैंने अलग से पढ़ा रखा है, तो आप उसके अंदर जाके देख सकते हो। फिर बात आती है 71 71वें क्वेश्चन की। ट्रिपल सी संस्करण कौन सा, 5वां। 5वें संस्करण ट्रिपल सी के पहले तो 5 भाग। फर्स्ट बार ट्रिपल सी कब आई थी, तो 1934 के अंदर फर्स्ट बार ट्रिपल सी आई थी। फिर कब आई थी, 1945। फिर 51 तीसरा संस्करण। फिर चौथा संस्करण 58 और 5वां संस्करण 1964। तो ये जो 5वां संस्करण पूछ रहा है कब आया, 1964 का, जो नवीनतम भी संस्करण है। इसके अंदर ये पूछ रहा है क्रमांक अंक, जो कोल संख्या है किसको प्रदर्शित करती है। तो कोल संख्या अपन को अग्रभाग यानी अग्र अनुच्छेद, जिसको अपन कहते हैं लीडिंग सेक्शन, उसके अंदर जो 3 पार्ट है, उन 3 पार्टों में से एक है लीडिंग सेक्शन। अपन को 3 भागों के अंदर, बुक नंबर, कॉल नंबर और कलेक्शन नंबर, 3 भागों के अंदर करते हैं। और इसका प्रकार क्या है, आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 72वां।
भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? महीने के अंदर मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह। भारत के अंदर पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। तो इसको अपन डेट के सहित देखेंगे तो पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर को। थोड़ा लिखना है इसको, 14 से 20 नवंबर। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन कौन सा आएगा? 73। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ है? तो ये आयुर्विज्ञान पुस्तकालय है दिल्ली के अंदर। कहाँ है? दिल्ली के अंदर आयुर्विज्ञान पुस्तकालय है। और कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। कहाँ है? एम्स दिल्ली के अंदर ये पुस्तकालय है। फिर बात आती है अपन भारतीय पुस्तकालय संघ ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका निर्माण कब किया है? ये तो हर बार रिपीट क्वेश्चन होता है। कब? 1933 के अंदर इसका निर्माण किया गया। ILA का निर्माण 1933। फिर क्वेश्चन अपना बता 75 यानी 75वां क्वेश्चन। तो 75 क्वेश्चन की बात करें, लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी UK, ये किसका अंग है? तो UK के अंग किसका है? पहले अलग से इसका अस्तित्व था, लेकिन फिर इसने क्या किया? LA, दो संस्थाएं थी, एक तो LA, एक साथ में थी IIS। इन दो संस्थाओं ने मिलके एक नई संस्था का निर्माण किया जिसको अपन कहते हैं सिलिप। क्या कहते हैं? सिलिप कहते हैं। और ये नई संस्था कब आई थी? 1 अप्रैल 2002। तो इसको डेट ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2002 को ये संस्था अस्तित्व में आई थी। तो 75वां क्वेश्चन अपने आएगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? मतलब पुस्तकालय टैक्स का प्रावधान नहीं। तो पुस्तकालय टैक्स किसके अंदर नहीं है? क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो शुरू के राज्य हैं उसके अंदर ये केरल है, इसके अंदर टैक्स नहीं है। जो शुरू के राज्य जो जिन्होंने पुस्तकालय अधिनियम पारित कराया उसके अंदर केरल है, वहाँ पर टैक्स नहीं, इसीलिए इसका केरल हर बार आंसर मिलता है अपन को। इसका रीजनिंग यही है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का एक साधन नहीं है? अपन जिसे अपन पुस्तक चयन का साधन नहीं है, तो पुस्तक चयन किसका साधन नहीं है? तो डेटा इंडिया। ये डेटा इंडिया है, ये भारत सरकार की एक पत्रिका जिसके अंदर पुस्तक चयन का साधन नहीं है। ये जो नवीनतम डाटा है उनको प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका आंसर डी आंसर माना जाएगा, डेटा इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है कौन सा? 78। खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? तो ये तो सीधा है, पटना बिहार के अंदर है। कहाँ है? पटना बिहार के अंदर खुदा बख्श ओरिएंटल बहुत ही प्राचीनतम पुस्तकालय है और इसके अंदर बहुत सी पांडुलिपियाँ और बहुत से अच्छे ग्रंथ मिलते हैं अपन को। जब ऑनलाइन आप चेक करोगे तो बहुत अच्छे ग्रंथ मिलते हैं इसके अंदर। फिर बात चलती है अपने क्वेश्चन नंबर 79। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की? आयोग बने थे, सब आयोग ने अपने अपने हिसाब से परसेंटेज, किसने 10 बताया था, किसने 6 से 10 बताया था, इसने 6 से 5। तो ये क्वेश्चन पूछा 6.5 से पुस्तकालय नियत करने। तो ये बना था अपने राधाकृष्ण आयोग। कब बना था? इसकी डेट याद होनी चाहिए अपन को, 1948 को। राधाकृष्ण आयोग 1948। कोठारी आयोग का देख लो तो 1964 को कोठारी आयोग बना था, कोठारी आयोग 1964। फिर आता है सीना कमेटी। रंगानाथन समिति तो अलग अलग बनी थी, इसको अपन 57 वीघे से 2-3 समिति रंगानाथन की बनी थी। तो सीना कमेटी इसको अपन कहते हैं एडवाइजरी कमेटी। क्या बोलते हैं? एडवाइजरी कमेटी। थोड़ा इसको ध्यान रखना, सीना कमेटी को भी बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी। और कब बनी थी? 1957। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1959, 5/9/1959। तो 1957 से बनी और 1959 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी, सीना कमेटी, जिसको अपन बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी। ये क्वेश्चन थे अपने 79। आगे बात करते हैं अपन 80 क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही क्वेश्चन अच्छे हैं इसके अंदर, पेपर के अंदर, और काफ़ी टफ भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको और कोई इजी भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हैं, इसको अपन ऐसे पेपर नहीं कह सकते कि इजी पेपर है। इसके अंदर दोनों तरह के क्वेश्चन मिलते हैं अपन को। ट्रैक्शन संकल्पना अनुपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 80। ट्रैक्शन संकल्पना अनुपयुक्त होती है, किसके लिए अनुप्रयुक्त होती है? ये ट्रैक्शन संकल्पना किसके लिए उपयुक्त है? तो खोज निरूपण के लिए होती है। किसके लिए होती है?
खोज निरूपण के लिए। 81वां क्वेश्चन, राजा राममोहन राय नेशनल लाइब्रेरी फॉर ISBN कहाँ चले गए, पीछे चले, 1 मिनट, ये थोड़ा वापस आगे एक पेज चले गए अपन। ये लो क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर राजा राममोहन राय पुस्तकालय जो ISBN है, ISBN कितने अंकों का होता है? 5 अंकों का। कितने अंकों का? 5 अंकों का। 5 अंकों का मतलब 5 भागों के अंदर होता है, अंकों का नहीं, भाग। कितने अंकों का होता है? 13 अंकों का होता है और 5 भाग के अंदर ये विभक्त होता है। कितने भाग के अंदर? 5 भाग के अंदर। और इसका अगर ये पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर। इसका कोलकाता मत करना, क्योंकि राजा मोहन राय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर, इसका आप कोलकाता नहीं मत करना, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली कब आया था? 2011। इसको डेट भी ध्यान रखनी है आपको, 2011 के अंदर ये दिल्ली के अंदर ट्रांसफर हो गया इसका ऑफिस। और वर्तमान के अंदर ISBN आपको लेना है तो ऑनलाइन है, इसका ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, वहाँ से आप ISBN से जुड़ सकते हो कोई भी पुस्तक के लिए। 82 क्वेश्चन है, पुस्तक द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज किसने लिखी थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये बहुत बार रिपीट हुई। लगभग ये जो आपको जो बुक हैं, इन बुकों को आप अलग पेपर के अंदर लिख लो, और जो सारी बुक है जो आ रखी है, जो ओल्ड पेपर के अंदर आ रखी है बुक है, उनको एक पेपर के अंदर लिख लो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज 2 पेज भरे जाएंगे। और इनमें से क्वेश्चन लगभग मैं कहता हूँ आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, हर पेपर के अंदर। तो इवैल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज बुक किसकी है? लंकेस्टर एंड बैंकर की पुस्तक है। आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, आंसर ए। फिर बात चलते हैं अपन 83 क्वेश्चन पर। सता जगत 83, सता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजित होता है। तो सता वगैरह किसको बात है? विच्छेदन। आंसर क्या होगा? विच्छेदन। इसका विच्छेदन और पटलन दोनों के ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजन है, क्या कहता है? विच्छेदन कहलाता है। फिर 84, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान का कौन सा समुच्चय होता है? जो इंटरनेट के अंदर फाइल है, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान किससे होता है? अपन को FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्लैश देगा IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन था। फिर बात चलती है अपन आगे कौन सा? 85 का क्वेश्चन, FRBR का आशय क्या है? FRBR, तो FRBR जब आप इसको इंग्लिश में लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी है इसने, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स। ये किसके अंदर है? ये अपन को मिल जाएगा आंसर सी के अंदर, आंसर सी के अंदर। ये देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, सी आंसर। फिर क्वेश्चन 86, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स के द्वारा लिखी गई। जो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी है ये किसके द्वारा लिखी गई? मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी कब कहाँ लिखी गई? 1903 के अंदर। एक डेट याद होनी चाहिए, 1903, और जगह पूछ ले तो लंदन। कहाँ? लंदन के अंदर ये लिखी गई। और ये किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन इसका पूछा गया है तो JD ब्राउन के द्वारा। तो 1903 JD ब्राउन, लंदन। कौन सी पुस्तक? मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। और ये पुस्तक पूछी जाती है। अभी मैंने अपना तीसरा पार्ट है, इसके अंदर ये चौथा क्वेश्चन है बुकों का संबंधित, इसलिए कह रहा हूँ जो बुक क्वेश्चन आ रखे हैं एक अलग पेज के अंदर लिख लो, ताकि आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी। सिर्फ इनको 2-3 बार रिपीट करोगे याद भी हो जाएंगे। 87 क्वेश्चन है, एशिया टू का मतलब सूचीकरण का क्वेश्चन है, किससे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो एशिया टू की जगह कौन सा है सूचीकरण की है तो वो काम आएगा। तो अपन इसके लिए अपन एशिया टू के अंदर देखो, अगर इसको ऐसे करना है तो RD एक्सेस है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA। कब आया था RDA? तो ये जुलाई 2010 से इसका उपयोग होने लगा। कब?
जुलाई 2010, थोड़ा इसको ध्यान रखना, डेट लिख देता हूँ मैं, जुलाई 2010, 2000 क्या लिख दिया, 2010, जुलाई 2010 के अंदर इसका प्रयोग होने लगा। और किस कैटलॉगिंग संबंधित तो एक क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप बताना है विवरणात्मक कैटलॉगिंग, यानी विवरणात्मक कैटलॉगिंग से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस किससे संबंधित है, तो विवरणात्मक कैटलॉगिंग से संबंधित है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर करिए, आपको इसका आंसर मिलेगा। और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो भी कमेंट्स करिए। और आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो कि सर अलग से ये टॉपिक अपन को पढ़ना है, तो उसका भी अपन सॉल्यूशन करेंगे, उसके लिए अपनी अलग क्लास करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है। आपका साथ बनाए रखना, इतना साथ दिया आपने, ताकि आज अपन यहाँ पर पहुँच गए हैं। लगभग 1000 लोगों का अपना परिवार हो गया है। सनरी क्लासेस का 1000 लोगों का लगभग परिवार है। और इसका सब आपका ही, सब कुछ आपका ही दिया धरा है और सब कृष्ण की कृपा है। इसलिए आपको जो भी आपका डाउट है तो आप कमेंट्स करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि मुझे देना पड़ेगा आपको, क्यों मैं आपके लिए ही ये चैनल बनाया हुआ है, आपके ही सहायता के लिए किया गया है ना। इसके लिए अपन को कोई फीस लेते हैं, सब अपन की मेहरबानी है ऊपर वाले की, सब चलते हैं। अगला क्वेश्चन 88, पिछले वर्ष पर विचार के बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण, मतलब पिछले वर्ष विचार करना ही नहीं है तो पिछले बजट को क्या मान ले, शून्य मान लिया जाए, तो पुस्तकालय बजट का निर्माण क्या कहलाता है, तो सीधा ही है शून्य आधारित बजट। आप जब पिछले बजट को शून्य मान लोगे क्या बनाएगा, शून्य आधारित बजट बनाए, एक नए सिरे से बजट स्थापित करना, इसको कहते हैं शून्य आधारित बजट कहा जाता है। फिर अपन क्वेश्चन चलते हैं अपन 89, तो ये मिलेगा अपन को अगले पेज में, ये मिल गया अगला पेज। और इसके अंदर अपन को ये रहा क्वेश्चन 89वां क्वेश्चन। तो 89वां क्वेश्चन क्या है, 89वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने डीप वेब की अवधारणा, तो ये डीप वेब की अवधारणा किसने दी थी, ये क्वेश्चन है। तो डीप वेब की अवधारणा किसने दी थी, माइकल बर्गमैन ने। किसने दी थी, माइक बर्गमैन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, माइक बर्गमैन इसकी आंसर। फिर अपना चलता है क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्वेश्चन क्या है, लिनक्स किसका उदाहरण है। तो आप इसके अंदर जब क्वेश्चन करोगे तो आप इसको गलत करोगे, क्यों, इसके अंदर देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मल्टी सॉफ्टवेयर इसका तो है ही नहीं, तो या तो इसको काट दो पहले, कंटेंट मैनेजमेंट, ये 2 तो है ही नहीं। जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसका आप ऑप्शन काटिए, मतलब आप काट छांट करना पड़ेगा, एक नहीं आए बी नहीं है। अगर आपको काट छांट आ गई कि 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ये नहीं है, तो 3 में से होगा, 3 में से अगर अपन एक काटे 2 में से। अब देखो आप ये नहीं करोगे, ये नहीं, क्योंकि ये सबको पता है, लेकिन यहाँ आप फंस जाओगे। इसको मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये नहीं है, ये नहीं, आंसर अब होगा, अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आप फंसोगे, क्योंकि लिनक्स क्या है, अपन इसको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अंदर भी पढ़ते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही। अपन इसको आंसर, इसने DSV से जब इसकी आंसर क्या आई थी, तो इसने आंसर पहले तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर माना, लेकिन जब रीट लगाई तो इसका राइट आंसर बनाया सिस्टम का सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसका आंसर अपन को सिस्टम सॉफ्टवेयर मानना पड़ेगा। तो ये थी अपने आज के 90 क्वेश्चन सॉल्व। इसके अंदर 110 क्वेश्चन है, एक पार्ट और बनाएंगे अपन, जिसके अंदर अपन आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा जब छोटी छोटी क्लासें होंगी। तो आपको कोई डाउट हो तो आप इस कमेंट्स करिए, आपको कोई भी क्वेश्चन अभी कराए हैं इनमें से आप कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, आपको मैं अच्छे से उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और कोई भी नया आपको टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट्स करो, उसके अंदर मैंने देखूंगा कोई नए टीचर की व्यवस्था करके, तो आपको इसके अंदर सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने 90 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर 91 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और एक नए पार्ट के रूप में मिलेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।